हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। हमारे चैनल पे आपके एग्जाम ईएमआरएस एग्जाम के जो प्रिपरेशन के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड हो रही है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिकल चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और उस पर बेस्ट एमसीक्यूज हम आज के वीडियो के में लेके आए हैं। आज हम पहले पहले देखेंगे कि ओहम्स लॉ क्या है और ओहम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू हमें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ओहम्स लॉ हम सब जानते हैं कि ओहम्स लॉ वो है V इज इक्वल टू आई आर। तो मैथमेटिकली ओहम्स लॉ लिखा जाता है V इज इक्वल टू आई आर। और अगर उसका स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेट अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ किसी भी रजिस्टर्स उनके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज उस रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि ये अगर रेजिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टेंस R। अगर इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस हमने एक बैटरी अप्लाई की तो इस बैटरी का जो वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा। तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप और इस रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट I, सो V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये है ओहम्स लॉ, दैट इज वोल्टेज across the resistance, it is directly proportional to the current flowing through that resistance। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज R। so this is V is equal to I R। तो ये है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में ये जो R है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। जिस मटेरियल का ये रेजिस्टेंस बना होगा वो मटेरियल का खुद का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल उसमें से पास होने वाला जो करंट है उसको अपोज करता है। तो द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। वो हर एक कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि जो मटेरियल कोई मटेरियल जिस पार्टिकल से या फिर जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, उस सब्सटेंस के एटम्स किस तरह से हैं, उनके एटॉमिक अरेंजमेंट कैसी है, वो एक दूसरे से किस तरह से बॉन्डिंग में है, वो सब पैरामीटर्स मैटर करते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो सब्सटेंस पे या फिर उस मटेरियल पे डिपेंड होगा। तो रेजिस्टेंस इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, जिस मटेरियल का ये रजिस्टर बना हुआ है। अब ये जो रजिस्टर हमने देखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये रजिस्टर्स एक बल्ब हो सकता है, एक ट्यूबलाइट हो सकती है, या फिर कोई चार्जिंग मटेरियल हो सकता है, या फिर जस्ट एक कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, एक वायर हो सकती है, या फिर ट्विस्टेड कोई कॉइल हो सकती है। ये कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिस जो कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा वो होगा रेजिस्टेंस R। तो उस मटेरियल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो वोल्टेज उस रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो है ओहम्स लॉ। पर ये सब ओहम्स लॉ वैलिड कब होगा? तो उसके लिए दो पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इस मटेरियल के अंदर के जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस के अंदर के एटम्स है, वो एटम की पोजीशन बदलेगी, उनका लोकेशन बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल का उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। इन शॉर्ट समझने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बदला तो मटेरियल का रेजिस्टेंस बदलता है, मटेरियल का रेजिस्टेंस बदला तो ओहम्स लॉ जो है उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वोल्टेज और करंट की, वो रिलेशनशिप बदल जाता है। तो अगर आपको ओहम्स का लॉ वैलिडेट करना है, ओहम्स का लॉ अप्लाई करना है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। और दूसरी बात है कि जो भी फिजिकल पैरामीटर्स है इस सिस्टम के, या फिर जिस सर्किट पे आप काम कर रहे हो, या फिर जो भी आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम दिया होगा, उस प्रॉब्लम में जो भी डिस्क्राइब किया होगा सिचुएशन, उस सिचुएशन में सारी फिजिकल पैरामीटर्स जो होंगे, फिजिकल एनवायरमेंट जो होगा, फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी, वो आपको सेम रखनी है, कुछ बदलना नहीं है। अगर आपने बदलाव किया तो ओहम्स का लॉ उस सेकेंड केस में अलग आ जाएगा, फर्स्ट केस में अलग होगा। तो ओहम्स का लॉ आपको अगर अप्लाई करना है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर and at a constant physical quantities or similar physical quantities, this law will be okay, then or this law will be validate। so this is about the Ohm's law। अब Ohm's law में एक पैरामीटर जो आता है वो है रेजिस्टेंस।
तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो ज्वाइंट किए जाते हैं सर्किट में, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से लगाए जाते हैं। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं और वो सारे एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। तो ये होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट। से दिस इज रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, R3, R4, whereas here similarly R1, R2, R3, R4. So this is the combination, series combination and parallel combination of resistance. इस पे आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आएगा। ज्यादातर इस पे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। न्यूमेरिकल किस तरह से होता है देखते हैं। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि अगर 1, 2, 3, 4 ये अगर 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं तो इसका इक्विवेलेंट, इनका सबका कॉम्बिनेशन में और इफेक्टिवली जो रेजिस्टेंस आएगा वो है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम डिनोट करते हैं आर एस, सीरीज में है इसलिए आर एस। तो ये होगा इन सब रेजिस्टेंस का समेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और जितने भी सीरीज में लगाए हुए होंगे वो सबका रेजिस्टेंस आपको ऐड करना है। ध्यान में रखना है कि अगर ये सीरीज में है तो उनको ऐड करना है, आपको मिलेगा इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल में आपको किस तरह से कंडीशन डिस्क्राइब किया है। अब दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी से डिनोट करते हैं, आरपी फॉर द पैरेलल। तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस इस केस में 4 है इसलिए 1 अपॉन R4। अगर ज्यादा है तो आपको इसका इसी तरह से आपको वो कंटिन्यू करना है। 1 अपॉन R4 प्लस कंटिन्यू 1 अपॉन R5 या फिर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में इस सब में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वेयर एज पैरेलल में क्या होगा, तो ये जो दो पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस अप्लाई किए हैं, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ना कि करंट। तो ये एक डिफरेंस है इसमें जो रिस्पेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि एक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होगा, तो करंट कांस्टेंट होगा या फिर करंट सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगी। और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो सारे रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, करंट सेम नहीं होगा। तो ये आपको थ्योरेटिकली ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेशन के लिए ये दो फॉर्मूले जरूरी है। ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीक्वेंस में होने चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कॉमन पॉइंट के अक्रॉस पैरेलली वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है ओहम्स लॉ की और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यू है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में पता है हमें V इज इक्वल टू आई आर। इट इज वैलिड फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओहम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल, ये भी गलत है। ओहम्स लॉ उन्हीं मटेरियल के लिए वैलिड है जो ओहमिक रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस ओहमिक है। मतलब जो मटेरियल आप ले रहे हो, जो कंडक्टिंग मटेरियल आप सर्किट में यूज कर रहे हो, वो कंडक्टिंग मटेरियल ओहमिक रेजिस्टेंस के टाइप में होना चाहिए। मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप उसने ओबे करना चाहिए अंडर द कंट्रोल्ड सिचुएशन। अब तीसरा है द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस लॉ। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ अबव आर करेक्ट। नो, ये करेक्ट नहीं है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका ओहम्स लॉ वैलिडेट होगा, तभी आपका ओहम्स लॉ उस सर्किट को आप अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट थ्रू 10 ohm resistance when the switch S is open and second केस दो दिए, एक एमसीक्यू में दो क्वेरीज है, दो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। एक है कि स्विच एस जो है ये वाला स्विच ओपन है और दूसरा सिचुएशन है कि वो क्लोज है इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। अब ये जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 ओहम और 20 ओहम के दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है एक R2 है। R2 जो है जो 20 ओहम है उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन है, एक स्विच है, जो स्विच आप बंद कर सकते हैं और या फिर ओपन कर सकते हैं। ये दो सिचुएशन है, ओपन करो या फिर क्लोज करो। तो ओपन और क्लोज में क्या आपको फाइंड आउट करना है कि ये 3 वोल्ट वोल्टेज जो अप्लाई किया है अकॉर्डिंगली इसका करंट कितना है। व्हाट इज द करंट थ्रू द 10 ohm resistance when the switch S is open and closed in the following circuit diagram। अब इस डायग्राम में देखिए क्या क्या दिया है उन्होंने, R1 है 10 ohm, R2 है 20 ohm, वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, वोल्टेज V है 3 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल है इसके अक्रॉस ये दो जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ये दो पॉइंट के अक्रॉस 3 वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अब अगर ये स्विच बंद किया तो क्या होगा और ओपन किया तो क्या होगा। पहले सॉल्व करते हैं ओपन का केस। अगर स्विच ओपन है, ओपन है स्विच, इसका मतलब है जो करंट यहाँ से पास होगा वो करंट इधर से स्विच की तरफ से नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे उसको पास होने के लिए स्विच क्लोज है ही नहीं, स्विच ओपन है तो करंट यहाँ आके रुक जाएगा। तो करंट को सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक ही ऑप्शन बाकी रहता है कि करंट यहाँ से इस तरह से पास होगा कि वो 10 ओहम से पास होगा, फिर 20 ओहम से, और फिर वो सर्किट कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है कि जब स्विच ओपन होगा तो ए और बी पॉइंट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना होता है, R1 प्लस R2। सीरीज क्यों लिया हमने, क्योंकि 10 ओहम और 20 ओहम सीक्वेंस में कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आता है 10 प्लस 20, इसका मतलब है ये 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब 30 क्या है, रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज तो आपको पता है 3 वोल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है आपका 3, आई आपको निकालना है, रेजिस्टेंस है आपका 30, तो 30 को इधर ले लो, 3/30, आई आ जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर स्विच ओपन है तो आपका करंट कितना आया, 0.1 एम्पियर। चेक करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है वो है 0.1 एम्पियर। अब हम दूसरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्चुअली बस एक कैलकुलेशन से भी आप गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे के ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, 0.3 एम्पियर ये इनकरेक्ट है, 0.15 एम्पियर ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके देखा है ये कितना आता है 0.1 एम्पियर। मोर देन 1 ऑफ अबव ये भी नहीं। चलो क्रॉस चेक करते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं। जब स्विच क्लोज हो जाता है, देखते हैं ये जो स्विच है वो अगर क्लोज हो गया तो करंट किस तरह से फ्लो होगा। अब करंट की टेंडेंसी क्या होती है कि मिनिमम रेजिस्टेंस का जो पाथ है वो मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना है। तो उस वजह से इस केस में जब हमारा स्विच बंद होगा, स्विच क्लोज होगा, तो करंट कैसे पास होगा, ये सर्किट वो इस तरह से वो सीक्वेंस या फिर इस तरह से वो पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 ओहम, क्योंकि स्विच का कोई रेजिस्टेंस उन्होंने नहीं दिया, वो कंडक्टिंग वायर की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो अगर ये 10 ओहम है, फिर से ओहम्स लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है 3 और ये I आपका रेजिस्टेंस है 10, तो इधर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/10 will be equal to R, so this is equal to R नहीं I, this is equal to the current, so current I in second case it is equal to 0.3 एम्पियर। तो ये है सेकेंड केस का करेक्ट आंसर। तो 0.1 और 0.3, 0.1 और 0.3 एम्पियर, तो ये है करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ।
होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्विच जब क्लोज होता है तो किस तरह से करंट पास होगा, और अगर स्विच ओपन है तो करंट किस तरह से फ्लो होगा या फिर कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा। पाथ फॉलो करते वक्त आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जो भी कॉम्बिनेशन आपके सर्किट में दिया होगा अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अ मोटर हैविंग एन आर्मेचर ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 220 वोल्ट। तो वोल्टेज दिया है, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट 220 वोल्ट मींस एट फुल स्पीड पे क्या होता है, इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 210 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ जो है वो 210 वोल्ट दिया गया है। देन व्हेन द मोटर इज रनिंग एट फुल स्पीड द करंट विल बी इक्वल टू आई, आपको निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है। तो करंट I विल बी इक्वल टू V बाय R। पर इस केस में क्या है कि जो मोटर दिया गया है ये मोटर जो रोटेट होगा, वो रोटेट होते वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मोटर में का आर्मेचर जो है उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। जो ईएमएफ डेवलप होता है उसे कहा जाता है बैक ईएमएफ, और जो ईएमएफ डेवलप होगा उस कॉइल में या फिर उस रॉड में, वो ईएमएफ उसके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ जो वोल्टेज है उसके अपोजिट होता है। इस वजह से यहाँ पे जो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो वोल्टेज एक्चुअली हमें जो बैक ईएमएफ और जो आपका वोल्टेज है उन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो एक्चुअल वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस दैट आर्मेचर, तो वो जो वोल्टेज होगा वो उसके एंड के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वो वोल्टेज एडिशनली क्या होगा, उसके अंदर भी एक ईएमएफ डेवलप हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लो कि ये आर्मेचर है और ये रोटेटिंग पोजीशन में है, इसके अक्रॉस अगर ये वोल्टेज V डेवलप होता है, इसके आखिरी के पॉइंट्स पे एंड पॉइंट पे अगर वोल्टेज V अप्लाई होता है, तो ये जब रोटेट होता है तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होगा अकॉर्डिंगली एक ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ उसमें डेवलप होगा उस आर्मेचर में, ये ईएमएफ क्या होता है इस वोल्टेज से अपोजिट में होता है। ये ईएमएफ इसमें से पास होने वाले करंट को अपोज करता है। अपोज करने की वजह से इस वोल्टेज में से ये जो ईएमएफ है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको इसके अक्रॉस का एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो वोल्टेज लेना है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं वोल्टेज, ये जो वोल्टेज आपको लेना है वो वोल्टेज कौन सा होगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और ईएमएफ का डिफरेंस होगा आपका एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस दैट आर्मेचर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपका वोल्टेज है 220, बैक ईएमएफ 210 डेवलप हुआ, रेजिस्टेंस दिया है 2, तो ये आ गया 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। हमने कैलकुलेट किया है करंट, तो यूनिट होगा एम्पियर में। तो I इज 5 एम्पियर। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। सेकेंड 105 नहीं, 110 नहीं, मोर देन 1 ऑफ अबव, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको चेकआउट हुआ है कि वो कितना करंट डेवलप करता है, इट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये करंट जो डेवलप होगा 5 एम्पियर, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। वो कंसेप्ट है बैक ईएमएफ। आई विल राइट इट हियर, बैक ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ जो होता है वो एक्चुअल वोल्टेज जो वोल्टेज होगा उस रॉड के अक्रॉस उसको उसके अपोजिट होता है। तो जो करंट पास होगा उसमें से उस करंट को ये बैक ईएमएफ अपोज करेगा। इस वजह से आपको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें से बैक ईएमएफ माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको उसके अक्रॉस का एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा, जो एक्चुअल वोल्टेज आपको कैलकुलेशन में लेना है। तो ये इसमें एक ट्रिकी ये था पॉइंट था कि ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक ईएमएफ को आपको वोल्टेज में से माइनस करना है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे दिया है वोल्टेज और यहाँ पे दिया है करंट। वोल्टेज वोल्ट में है और करंट एम्पियर में दिया है।
ठीक है, ऑफ अ सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट एंड voltage. So it is shown in the figure. The internal resistance of the cell would be. तो ये जो डायग्राम है वो है वोल्टेज और करंट से रिलेटेड. सो इस डायग्राम, ये जो ग्राफ दिया है, उस ग्राफ का अगर हमने स्लोप कैलकुलेट किया तो वो स्लोप क्या होगा, y बाय x, दैट इज v बाय I. ये होगा आपका स्लोप. ओहम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ v इज इक्वल टू I R. v बाय I क्या होगा आपका, v बाय I, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. तो स्लोप आपको कैलकुलेट करना है. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 वैल्यूज चेक करते हैं. यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है, y2 इट इज 5.6, y1 ओरिजिन है तो हम लेते हैं 0, x2 दैट इज लास्ट पॉइंट ग्राफ का, वो है 2, और x1 दिया है दैट इज ओरिजिन 0. तो स्लोप क्या आएगा आपका, y बाय x. सो y बाय x विल बी इक्वल टू 5.6 अपॉन 2, so that is 2.8. 2.8 will be the slope, और हमें पता है कि स्लोप कितना है, that is equal to the resistance. So resistance कितना है आपका 2.8 ओहम. तो 2.8 ओहम पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है. तो इस ग्राफ में आपको बस स्लोप निकालना था. ध्यान रखना था कि y में क्या दिया है और x में क्या दिया है. तो y एक्सिस के अक्रॉस वोल्टेज है, x एक्सिस के अक्रॉस करंट है. तो आपको अकॉर्डिंगली स्लोप कैलकुलेट करना है. अगर ये उल्टा होता, I बाय V ग्राफ होता, तो यहाँ पे स्लोप क्या आता आपका I बाय V. तो I बाय V का वैल्यू हम ओहम्स लॉ के हिसाब से निकालते और फिर स्लोप और रेजिस्टेंस को कंपेयर करते, रीअरेंज करने के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल जाता था. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि y एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज दिया है और x एक्सिस के अलॉन्ग करंट दिया है. और एक बात कि y एक्सिस के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो वोल्ट्स में दिया है और x एक्सिस के अलॉन्ग जो करंट है वो एम्पियर में. तो आपको कोई कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 2 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो एक बल्ब है, लेते हैं एक बल्ब, ठीक है. इस बल्ब में से कितना करंट, 5 एम्पियर. 5 एम्पियर करंट कितने टाइम के लिए, 2 मिनट. तो टाइम जो है वो कितना दिया है, 2 मिनट. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों निकालना है, दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट बल्ब. तो हमें पता है करंट क्या है, करंट इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट टाइम. तो I क्या है, इट इज Q बाय T. इट्स अ चार्ज पर यूनिट टाइम. आई रिपीट, इट्स अ यूनिट टाइम, मतलब पर 1 सेकंड में कितना चार्जेस पास होता है, वो आपको देता है कि करंट का वैल्यू कितना है. तो करंट कितना होगा, Q बाय T. तो हमें यहाँ इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है, Q. सो Q इज इक्वल टू I इंटू T. I कितना है, I 5 एम्पियर. 5 एम्पियर दिया हुआ ही है I इंटू T कितना है, टाइम इट्स 2 मिनट. T इट्स अ 2 मिनट, मतलब मिनट में तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है I का डेफिनेशन क्या है, I इज चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका मतलब है मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में. तो 2 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 120 सेकंड. तो यहाँ पे अगर आप 120 सेकंड लिखोगे, आपका 5 एम्पियर में है, तो आपको आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 600. 120 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर. जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें थर्ड ऑप्शन है आपका 600. हम जानते हैं कि Q इट इज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और चार्ज कौन से यूनिट में, तो चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम. तो कूलम यूनिट में कूलम को डिनोट करते हैं एज अ लेटर C. तो ये है कूलम यूनिट, किसका है, चार्जेस का. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि करंट इट इज अ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो आपको वो सेकंड में ही लेना पड़ेगा. न्यूमेरिकल में आपको मिनट दे सकते हैं, आवर दे सकते हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, और फिर आप पुट ऑन वैल्यूज पुट ऑन करने के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. चलो देखते हैं क्या है ऑप्शन. द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. इसका तो कोई रिलेशन नहीं है.
तो ओम्स लॉ में ये इनकरेक्ट है। सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये करेक्ट है क्या? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। देखते हैं तीसरा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, तो ये करेक्ट है। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पर ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ध्यान रखना, इनवर्सली और डायरेक्टली कभी आप गलती से फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट ना करो। तो ध्यान रख के आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओहम्स लॉ। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इट इज वैलिड फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर बदलेगा तो उसका उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। जिस मटेरियल का रजिस्टर बना हुआ है, तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो ओहम्स लॉ का रिलेशनशिप भी चेंज होता है, तो वो वैलिड नहीं हुआ। ओहम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल। नहीं, ऑल कंडक्टिंग मटेरियल नहीं, वही कंडक्टिंग मटेरियल जो ओहमिक रेजिस्टेंस की टाइप में आते हैं, ओहमिक रेजिस्टेंस का लॉ जो है उसे फॉलो करते हैं, तो ये वाला भी नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस लॉ। तो ये करेक्ट आंसर है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उस सर्किट में आप ओहम्स का लॉ वैलिडेट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लिखते हैं कितना है? 60 वोल्ट। when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw? What current मतलब दूसरा केस है, what current will the heater draw if the potential difference V2 potential difference changes to 127.5 वोल्ट। तो आपको एक केस एक्सप्लेन किया है और अकॉर्डिंगली आपको दूसरा केस दिया है कि अगर एक पैरामीटर हमने चेंज कर दिया तो दूसरे केस में इफेक्ट क्या आएगा। तो देखते हैं पहला केस में क्या है? V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे R कितना आएगा? V बाय I। सो V है आपका 60 वोल्ट और I है आपका 4 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 15 आंसर। 60 बाय 4 इट्स अ 15 ओहम। पुट करते हैं। फर्स्ट केस में हमें मिला है रेजिस्टेंस 15 ओहम। ये 15 ओहम रेजिस्टेंस हम सेकंड केस के लिए यूज करेंगे। सेकंड केस का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी 15 ओहम ही होगा। तो V2 जो है सेकंड केस में वो है 127.5 विल बी इक्वल टू I2। ये R डिवाइड करते हैं, R है 15। कैलकुलेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको करंट का वैल्यू मिलेगा 8.5 एम्पियर। तो ये जो करंट होगा वो चेक करते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पे 8.5 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन करना था ये जो न्यूमेरिकल था, इसमें जो कैलकुलेशन है इसमें आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना था इलेक्ट्रिकल हीटर का, और बाद में जो सिचुएशन एक्सप्लेन किया है कि वोल्टेज बदल दिया, करंट बदल दिया तो क्या इफेक्ट आएगा, तो तीसरा पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो ओहम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, 1, 2 और 3 पैरामीटर होते हैं। 3 में से कोई भी 2 आप अगर चेंज करते हो तो तीसरे पे इफेक्ट क्या आएगा, या फिर 1 और 2 ये चेंज कर दिया तो तीसरा पैरामीटर क्या आएगा। इस तरह के ही न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 किलो ओहम थ्रू विच 2 मिली एम्पियर करंट फ्लोज। तो करंट कितना दिया है? 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कन्वर्शन जरूरी है। ओहम्स लॉ जब भी आप ओहम्स लॉ के न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन जब भी करोगे तब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ओहम में होना चाहिए और करंट जो है वो हमेशा एम्पियर में होना चाहिए।
मिली दिया है, माइक्रो दिया है, तो उसे कन्वर्ट करो। किलो दिया है, मेगा ओहम है, किलो ओहम है, तो उसको ओहम में कन्वर्ट करो। तो ये किलो में है, तो ये आएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻³ ओहम, और ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का कन्वर्शन आई होप आपको पता होगा, एक्स एम्पियर और मिली एम्पियर है। तो एक्स एम्पियर कितना होता है, एक्स इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर, एक्स मिली एम्पियर कितना हो गया, एक्स इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये अगर आपको कन्वर्शन पता है मिली का, माइक्रो का, किलो का, मेगा का, तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आसान होगा। तो ये कन्वर्शन एक बार आप चेकआउट कर लेना, एक बार देख लेना, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प हो। तो यहाँ पे मिली एम्पियर में आएगा 2 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I R। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। सो I हमें पता है 2 इंटू 10⁻³ है और रेजिस्टेंस कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ V इज इक्वल टू I R। हमें वोल्टेज निकालना है, तो आपको ये आ जाएगा 5 वोल्ट प्लस 3 है, ये -3 होगा मिली एम्पियर, सॉरी 2 मिली एम्पियर, ये -3 होगा, और ये 2.5 इंटू 10⁻³ ओहम है रेजिस्टेंस। तो माइनस और प्लस ये नलीफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 5 वोल्ट। तो देखते हैं ये जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन ही है 5 वोल्ट, वो करेक्ट है। बट नेक्स्ट, या इस न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान रखना था, इस एमसीक्यू में कन्वर्शन करना जरूरी है। अगर आपने करेक्ट कन्वर्शन किया तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट दिया है वोल्टेज, 6 वोल्ट बैटरी is connected across a resistance R. The current through R is current I is 4.4 milliampere. What will be the value of R? तो यहाँ पे R आपको कैलकुलेट करना है। जैसे पहले वाले एमसीक्यू में हमने देखा था कि कन्वर्शन करना जरूरी है, तो ये वोल्ट में है, ठीक है, पर ये मिली एम्पियर में आपको कन्वर्ट करना जरूरी होगा। तो मिली एम्पियर का एम्पियर में जो वैल्यू है दैट इज 0.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये करेक्ट कन्वर्शन के लिए वैल्यू है हमारा। तो आर कैलकुलेट करना है, हम जानते हैं ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना होगा आपका, V बाय आई। V का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, और I का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 60/4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाने के बाद 3, तो ये आएगा 15 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आएगा आपका ओहम में, चेक करो, तो ये तो सारे किलो ओहम में दिए कन्वर्शन, तो हम यहाँ पे भी किलो ओहम में करते हैं। 15 10⁻³ के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, instead of 10⁻³ we can place kilo, so this R will be equal to 15 किलो ओहम। तो चेक आउट द ऑप्शंस, 10 नहीं है, 15 किलो ओहम, इट्स अ करेक्ट आंसर। तो बाकी के तो ऑप्शंस इनकरेक्ट है, 20 और 25 दिया है, हमने कैलकुलेट करके चेक किया कितना है 15। अगर ये आपने कन्वर्शन का ध्यान रखा तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बाकी ये तो फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम करता है 500 वैट, ये दिया है पावर, ये अलग है, ये दिया है पावर। पावर कितना है 500 वैट व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट लाइन। वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट लाइन। तो 100 वोल्ट लाइन को जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट कनेक्ट करने के बाद वो हीटिंग एलिमेंट कितना पावर कंज्यूम करता है, तो वो दिया है 500 वैट। तो ये पावर है 500 वैट, और जो वोल्टेज है किस वोल्ट, वो है 100 वोल्ट। इफ द लाइन वोल्टेज बिकम्स, अब ये वोल्टेज अगर 150 हो गया, तो 150 वोल्ट हो गया, तो पावर कितना होगा। तो ये है आपका पहला केस, P1 V1, मतलब V1 आपका जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में आपका P1 कितना पावर कंज्यूम हुआ। अब अगर हमने वोल्टेज बदल दिया तो ऑब्वियसली कंज्यूम होने वाला पावर भी बदलेगा, ऑब्वियस है ना। तो ये जो रिलेशन है वो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना वो चेंज होगा। अब पावर क्या होता है, इट इज V इंटू सॉरी इट इज V इंटू आई। तो यहाँ पे वोल्टेज है और करंट है, पर ओहम्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी हम यहाँ पे
कर सकते हैं कि I की जगह पे हम V बाय आर भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका पावर इज इक्वल टू V इंटू वी बाय आर। तो पावर आ गया आपका V स्क्वायर आर। तो जो पावर होगा सर्किट का वो होगा V इंटू आई, अगर आपको वोल्टेज और करंट भी दिया है तो, या फिर आप निकाल सकते हैं उसको V स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो रेजिस्टेंस तो अंडर द कंट्रोल सिचुएशन टेम्परेचर अगर सेम है तो ये वाला रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हम यूज करते हैं V स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया है? पावर है, वोल्टेज है। तो पावर और वोल्टेज आर क्या आएगा? V स्क्वायर बाय पावर। V कितना है आपका? 100 है, तो ये V स्क्वायर हो गया 100, 2 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाय आपका पावर आ गया 500। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका 100 बाय 5, तो ये आएगा आपका 20। तो 20 ओहम ये आ गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। अब दूसरी केस में हमें पावर कैलकुलेट करना है, दैट इज V2। आपको अगर चेंज किया आपने, वोल्टेज कितना दिया है? 150 वोल्ट, तो पावर कितना होगा? तो वोल्टेज अगर है आपका तो पावर कितना होगा? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज बाय आर। रेजिस्टेंस वोल्टेज आपको दिया है कितना है? वो 150 ना, 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमने देखा है वो है 20। तो चेकआउट करो इसको, तो ये 2 का ये कैंसिल हो गया, 225 आता है ना, ये 0/2, तो ये आएगा आपका 1125 वैट। क्रॉस चेक कर लेना, 150 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट करने के बाद आंसर आएगा आपका 1125 वैट। तो अगर आपका वोल्टेज चेंज हो गया तो कितना पावर कंजम्पशन होगा? तो 1125 वैट इतना पावर कंजम्पशन उस इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट में आएगा। तो इस तरह से आपको पावर कंजम्पशन के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पावर कितना होता है? VI, दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। अगर आप यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज कर लेते हो तो आपको कन्वर्शन मिल जाएगा I और V के R के फॉर्मेट, V और R के फॉर्मेट में। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये यूज करके V इज इक्वल टू IR विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ हम इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का MCQ आपको आएगा। करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर कन्वर्शन और सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है, 2 रजिस्टर्स, one 8 ओहम दिया है एंड अनदर 24 ओहम, 8 और 24 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, रेजिस्टेंस का दिया है कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 14 वोल्ट। तो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं यहाँ पे 8 वोल्ट और 24 वोल्ट, 8 ओहम और 24 ओहम, ये दोनों पैरेलल में है और इसको उन्होंने कनेक्ट किया है एक और रेजिस्टेंस को सीरीज में, कितना है वो? 14 ओहम एंड अ 12 वोल्ट बैटरी। तो इसको भी सीरीज में लगाया है बैटरी, और वो कितना है बैटरी? 12 वोल्ट बैटरी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो विद द थर्ड रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए ये दो पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है? 8 और R2 कितना है? 24। तो ये आ गया 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 24, 32। 6, तो ये आ गया 1/6। ये 1/6 क्या है? 1/RP का वैल्यू। तो 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 1/6। तो RP कितना आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज 6 ओहम। तो इसकी जगह पे हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट कि 8 ओहम और 24 ओहम पैरेलल में है, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओहम, जो सीरीज में है किसके साथ? 14 ओहम के साथ सीरीज में है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया आपका। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, दैट इज 14 प्लस 6, तो इट इज 20।
तो देखते हैं ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका 20 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 20 ओहम। 6 ओहम किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है आपका। 14 ओहम तो तीसरा रेजिस्टेंस दिया है जो सीरीज में है पैरेलल वाले के, तो आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से इस सीक्वेंस में आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थर्टीन्थ क्वेश्चन IV ग्राफ। अब यहाँ पे दिया है I और V का ग्राफ। हमने एक और क्वेश्चन देखा था ग्राफिकल प्लॉट का जो पहले दिया था V/I में, तो अभी का जो है वो I/V है। I/V के लिए उन्होंने क्या दिया है, ये दो ग्राफ है ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस P and Q shown in the diagram. If RP and RQ, RP इसका रेजिस्टेंस है, RQ इसका रेजिस्टेंस है ऑफ द डिवाइसेस, देन आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट फॉर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता है कि I/V है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होता है Y/X, दैट इज I/V। और हम तो जानते हैं कि स्लोप हम कैलकुलेट हम तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I/R है। तो I/V का वैल्यू क्या आएगा, I/V का वैल्यू आएगा 1/R। तो इसका मतलब है स्लोप जो होगा वो होगा 1/R। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप के इनवर्स रिलेशनशिप में होगा। अब ये जो है इसका और इसका स्लोप, RQ का स्लोप ज्यादा है RP से, तो ये जो RP का स्लोप होगा इसको लिखते हैं स्लोप दोनों केस में, एक P का और एक Q का। तो जो स्लोप है P और Q का, तो P डिवाइस और Q डिवाइस का जो स्लोप है उसमें Q डिवाइस का स्लोप हमेशा ज्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो हमें पता है कि स्लोप और रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स है, तो P का रेजिस्टेंस और Q का रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसके इनवर्स, मतलब P का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा Q के रेजिस्टेंस से। तो ऑप्शन देखो, P का और Q का रेजिस्टेंस सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं है, वरना एक ही लाइन आती थी। दो अलग लाइन है, दो अलग ग्राफ है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस अलग है। अब देखो यहाँ ही दिखता है कि RP और RQ का रिलेशन इस तरह से हमें मिला है कि RQ से हाफ है, उन्होंने दिया ही नहीं है कि कोई कैलकुलेशन, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बट रह जाता है हमारा मिडल पोर्शन RP और RQ। तो इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, RP का रेजिस्टेंस ज्यादा है RQ से, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन MCQ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ओहमिक डिवाइसेस, इट इज इट पैराबोलिक, बाइलिनियर, नॉन लीनियर और लीनियर। हमने देखा था I और V का ग्राफ कैसा आता है हमारा, लीनियर रिलेशनशिप आता है, तो ये लीनियर कर्व है, वो ना ही वो पैराबोलिक है, ना ही बाइलिनियर और ना ही नॉन लीनियर, इट्स अ लीनियर कर्व फॉर द ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस मतलब ओहम्स लॉ वो फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ फॉलो करते हैं मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, आपका लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर कर्व होगा। तो ये थे कुछ MCQs रिलेटेड टू द ओहम्स लॉ, और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के भी कुछ हमने MCQs देखे हैं, और भी MCQs हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के करा देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यहाँ तक ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।